हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत जो पवन ऊर्जा और आणविक या परमाणु ऊर्जा के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन किया। हमने देखा पवन ऊर्जा के अंदर अधिकांश पवन ऊर्जा उन्हीं क्षेत्रों में प्राप्त की जाती है जहां पर तटीय क्षेत्र और घाटी क्षेत्र पाए जाते हैं। और भारत के अंदर तटीय क्षेत्र के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का जो उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। फिर हमने पढ़ा था आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा का सबसे बड़ा जो देश है विश्व के अंदर हमने देखा वो था यूएसए, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसके बाद में था यूरोपीय देश। और भारत के अंदर यदि देखते हैं परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का नरोरा, राजस्थान का रावतबाटा, महाराष्ट्र का तारापुर, गुजरात का काकरापाड़ा, कर्नाटक का केगा और तमिलनाडु का कलमकम, ये जो महत्वपूर्ण थे उसको हमने मानचित्र कौशल के साथ अध्ययन किया था। इसके अलावा हमने बच्चों ये भी देखा था कि भारत के अंदर जो यूरेनियम है वो राजस्थान और झारखंड में पाया जाता है, जबकि थोरियम है वो केरल के मोनोजाइट जो बालू है उसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको और से विस्तार से अध्ययन करना है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें। आज हम ले रहे हैं बच्चों भूतापीय ऊर्जा, मतलब भूमि के अंदर आंतरिक भाग में तापमान बढ़ जाने से जो ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसी को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। और पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर आपको मालूम ही है बच्चों रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या हो जाती है? तापमान की वृद्धि, जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाले जो तत्व हैं जैसे जल और मैग्मा बहुत ज्यादा क्या होते हैं? गर्म। और इन गर्म तत्वों से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। आप गर्म जल के झरने पड़ते ही हैं, गर्म जल के झरने, उसको क्या कहते हैं? गीजर। क्या कहते हैं? गीजर। और उन गीजरों के जो उष्मा होती उसको हम विद्युत में प्रयोग करके उसका उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा जो गीजर जो देखने को मिलते हैं वो सबसे बड़ा जो गीजर है येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। उस गीजर का क्या नाम है? ओल्ड फेथफुल। उस गीजर का क्या नाम है? ओल्ड फेथफुल है, जहां पर रुक रुक कर या लगातार गर्म जल के फुहारे फूटते हैं। ठीक है बच्चों, पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। और पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान में क्या होती है? लगातार वृद्धि। नोट करके याद रखना बच्चों, बहुत अच्छा पॉइंट है, नोट करके। 32 मीटर गहराई में, पृथ्वी के कितने मीटर गहराई में जाएंगे? 32 मीटर गहराई में जाएंगे तो वहां पर लगभग 1 सेंटीग्रेड तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। याद रखना, पृथ्वी के 32 मीटर गहराई में जाएंगे तो लगभग 1 सेंटीग्रेड तापमान में क्या होगी? वृद्धि। और एक और नोट करके पॉइंट लिखना बच्चों कि यदि हम धरातल के ऊपर 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे, धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो लगभग 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होगा। तापमान क्या होगा? कम। इस जो तापमान कम होता है उसे सामान्य ताप ह्रास की दर कहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहता है? सामान्य ताप
ह्रास दर, याद रखना। और यदि काफी बार पूछ ले 1 किलोमीटर के ऊपर कितना तापमान कम होगा, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं, तो उसमें आप याद रखना 6.5 सेंटीग्रेड तापमान क्या होगा, कम होगा, तापमान कम। तो ये बिंदु भी आप अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि बहुत ही एग्जाम में फ्यूचर में भी काम आएंगे और वर्तमान में भी जो 8th क्लास है वो आपकी बोर्ड क्लास है उसके अंदर भी काम आएंगे। कभी कभी यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट होती है, और कभी कभी ये जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापमान होता है वो किस रूप में प्रकट होता है, गर्म जल के झरनों के रूप में, जिसमें हमने यह लिखा है गर्म जल का झरना क्या कहलाता है, गीजर। और गीजर कहां पर पाई गई, येलोस्टोन पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, और उस गीजर का नाम क्या है, ओल्ड फेथफुल, जो गर्म जल के रूप में देखने को मिलता है। अगला बिंदु, गर्म जल स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा का खाना बनाने में, देखो गर्म जल के रूप में जो भूतापीय ऊर्जा होती है उसका प्रयोग खाना बनाने में कर सकते हैं, उष्मा प्राप्त करने में कर सकते हैं, नहाने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। तो आपको याद रखना भूतापीय ऊर्जा से प्राप्त होने वाले गर्म जल का उपयोग किस किस में किया जाता है, तो खाना बनाने में, उष्मा प्राप्त करने में और नहाने के लिए। इन 3 क्रियाओं के रूप में हम गर्म जल के झरनों का हम प्रयोग में ला सकते हैं। अगला बिंदु, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न करने वाला जो देश है वो यूएसए। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है जो विश्व का सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करता है। और इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा आणविक ऊर्जा वाला भी देश कौन सा है, यही है, आणविक ऊर्जा वाला देश भी संयुक्त राज्य अमेरिका ही है, जहां पर परमाणु ऊर्जा भी सबसे ज्यादा उत्पादन होती है और भूतापीय ऊर्जा भी सबसे ज्यादा यही उत्पादन की जाती है। अगला बिंदु, विश्व के प्रमुख भूतापीय ऊर्जा वाला देश न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपींस है और मध्य अमेरिका है। ये जो क्षेत्र है विश्व के प्रमुख क्या है, भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाले देश है। तो आपने देखा विश्व के अंदर सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा वाला देश तो हो गया अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसके अलावा आपने ये भी देखा है कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा भूतापीय ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हुए, न्यूजीलैंड है, उसके बाद आइसलैंड है, उसके बाद आपने देखा फिलीपींस है, और फिलीपींस के बाद आपने देखा मध्य अमेरिका के जो देश है उसको सम्मिलित किया गया। तो इन सारे देशों के अंदर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तापमान की वृद्धि में परिवर्तन आता है उससे प्राप्त जो उष्मा होती है उसको प्राप्त किया जाता है, और उससे प्राप्त की जाने के बाद उसे उष्मा से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम विश्व का जो नक्शा थोड़ा सा हमने स्केच खींचा, उसके अंदर सबसे पहले न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर कौन सा देश है, न्यूजीलैंड, कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर में। ठीक है बच्चों, देश पूछते हैं तो सॉरी महाद्वीप पूछते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में आता है, ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया, ओसेनिया कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आइसलैंड, यहां पर है आइसलैंड, ये बिंदु बना रहा हूं ना, ये आइसलैंड। आइसलैंड किस महाद्वीप में, यूरोप में। फिर फिलीपींस, यहां पर आते हैं फिलीपींस, फिलीपींस कौन से महाद्वीप में, एशिया के अंदर आता है, प्रशांत महासागर के पास। ठीक है बच्चों, फिर मध्य अमेरिका, यहां पर हम ले सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका जो क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये सारे के सारे देश हैं वो विश्व के अंदर भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब आगे देखते हैं, भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थित है। और भारत के अंदर हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख का पुंगा घाटी जो क्षेत्र है वहां पर भूतापीय ऊर्जा का प्राप्ति की जाती है। यहाँ पर पुंगा घाटी, लद्दाख, लद्दाख पुंगा घाटी,
और यहाँ पर अपन मान लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश, मणिकरण, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर भारत के अंदर भूतापीय ऊर्जा का भंडारण मिलता है। अब यदि पूछे भूतापीय ऊर्जा के लाभ बताइए, तो भूतापीय ऊर्जा का पहला लाभ है स्वच्छ जल प्राप्त होता है या स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होती है, पर्यावरणीय हितैषी होता है, इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है और हर समय उपलब्ध होता है, मतलब ये रोजाना वहां पर फूटता रहता है, इसलिए रोजाना वहां पर प्राप्ति होती रहती है। यदि हम हानि की बात करें, यह शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन करने में क्या होता है, खर्चीला। यदि भूतापीय ऊर्जा की हानि की बात करें तो ये शहर से दूर होने के कारण इस प्रकार की ऊर्जा को उस स्थान से शहर में लाने के लिए जो परिवहन खर्चा है वो ज्यादा महंगा पड़ता है, यही इसकी हानि मानी जाती है। अब हम बच्चों अगला बिंदु लेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ज्वारीय ऊर्जा। देखो बच्चों, ज्वारीय ऊर्जा समुद्र के अंदर उड़ने वाली ज्वारीय तरंगों के कारण उत्पन्न होती है। अब आपको पहले ज्वार क्या होता है उसके बारे में जानना होगा, क्योंकि ज्वार और इसके साथ एक और क्रिया होती है, उसे कहते हैं भाटा। ये दो प्रक्रिया होती हैं, उस समय ज्वारीय तरंग का उत्पन्न होता है। अब इनके बारे में पहले समझेंगे तो इसको समझना भी आसान हो जाएगा। पहले ज्वार, तो याद में इसकी जो परिभाषा होती है, समुद्र तल से जल सागर, समुद्र तल से सागर व महासागरों का, समुद्र तल से सागर व महासागरों का जल का ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार कहते हैं। समुद्र तल से सागर व महासागरों का जल का ऊपर उठने की प्रक्रिया को ज्वार कहते हैं। और यदि आपसे पूछ ले भाटा क्या है, तो याद रखना समुद्र तल से सागर व महासागरों का जल का नीचे बैठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भाटा। तो इसी ज्वार भाटा से क्या होती है, ज्वारीय तरंगे पैदा होती है। क्या पैदा होती है, ज्वारीय तरंगे। और उस ज्वारीय तरंगों के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसी को हम ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय तरंगों के माध्यम से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वारीय तरंग। ठीक है बच्चों। अब ज्वारीय तरंग समुद्र में जब लहरें उड़ती है तो समुद्र के तट के पास एक यंत्र लगाया जाता है, उसका नाम है टरबाइन। क्या होता है, टरबाइन। और जैसे तरंगे उड़ती हैं ज्वारीय, तो उस टरबाइन होता है वो तेजी के साथ घूमने लगता है। और टरबाइन के पीछे एक जनरेटर लगा होता है, वो जो टरबाइन के माध्यम से जो यांत्रिक ऊर्जा होती थी उसको उन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, विद्युत ऊर्जा में। और फिर उसका उपयोग अन्य क्रियाओं में किया जाता है, तो उस ऊर्जा को हम ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत लेते हैं। और आपने देखा है बच्चों, काफी बार आपने क्लासों में पढ़ा है कि ज्वार भाटा दिन के अंदर 2 बार आता है। कितने बार आता है, 2 बार। एक दिन के अंदर ज्वार भाटा आने की जो अवधि है वो 24 घंटे 52 मिनट है। कितनी है बच्चों, 24 घंटे 52 मिनट। और एक ज्वार भाटा आने में लगभग अपन के 12 घंटे 26 मिनट लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 12 घंटे 26 मिनट। और एक ज्वार आने में बच्चों 6 घंटे 13 मिनट लगता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब लेते हैं हम ज्वारीय ऊर्जा के महत्वपूर्ण बिंदु। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, और ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। अभी हमने ज्वार की परिभाषा पढ़ चुके हैं।
इस ऊर्जा का विध्वंस समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण में भी किया जाता है। और इस ऊर्जा का जो उपयोग है जब समुद्र के किनारों पर क्या बनाया जाता है, बांध, उसके निर्माण में भी होता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। और उच्च ज्वार के समय जो ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए वो क्या करते हैं, वहां पर टरबाइन स्थापित कर देते हैं और टरबाइन जब घूमता है तो उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब एक शब्द आ गया उच्च ज्वार। अब आपको उच्च ज्वार कब होता है, निम्न ज्वार कब होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले शब्द आया उच्च ज्वार। उच्च ज्वार किसे कहते हैं, तो याद रखना जब सूर्य व चंद्रमा का आकर्षण अधिक होता है उस समय उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार आते हैं, पहला पॉइंट ये याद रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी का याद रखना, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों ही एक सीध में होते हैं उस समय उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, उच्च ज्वार हमेशा अमावस्या व पूर्णिमा को आते हैं। उच्च ज्वार हमेशा कब आता है, अमावस्या और पूर्णिमा को। अगला बिंदु, उच्च ज्वार के समय सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं। यह उच्च ज्वार की स्थिति, और उसी उस ज्वार की स्थिति के दौरान क्या होता है, ज्वार ऊर्जा का उत्पादन क्या है। पहला स्थिति क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण अधिक होता है उस समय ज्वार आते हैं। दूसरा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं तब उच्च ज्वार आते हैं। और उच्च ज्वार हमेशा अमावस्या पूर्णिमा को आते हैं। और उच्च ज्वार के समय सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है बच्चों, अब यदि आपसे पूछ ले निम्न ज्वार, तो पहला पॉइंट, निम्न ज्वार का पहला कारण है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कैसे होता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में ना होकर बल्कि एक दूसरे के समकोण पर स्थित हो, और उस समय सूर्य और चंद्रमा का जो बल होता है एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देता है। उस समय एकमात्र जो बल काम करता है वो होता है पृथ्वी का घूर्णन का बल। कौन सा बल, पृथ्वी का घूर्णन का बल। और पृथ्वी का घूर्णन का बल कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल। उस समय अपकेंद्रीय बल के कारण जो ज्वार घटाते हैं उसी को हम कहते हैं निम्न ज्वार। क्या कहते हैं, निम्न ज्वार। तो कौन सा बल हुआ, अपकेंद्रीय बल। दूसरी बात, ये दो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये एक दूसरे के कहां पर होते हैं, समकोण पर होते हैं। क्या होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोण पर स्थित होते हैं, उस समय क्या आता है, निम्न ज्वार। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यदि हम देखते हैं तो ये हमेशा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है, प्रत्येक माह की अष्टमी, जो प्रत्येक माह की, उस दिन ये आते हैं। किस दिन आते हैं, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है उस समय हमेशा निम्न ज्वार आते हैं। तो इन ज्वारों की जो स्थिति आपको मालूम हो गई, कब उच्च ज्वार आते हैं और कब निम्न ज्वार आते हैं। ज्वार ऊर्जा रूस में, फ्रांस में और भारत के अंदर कच्छ की खाड़ी में ही विशाल ज्वारी क्षेत्र है।
विश्व के अंदर कहां पर है? रूस और फ्रांस के अंदर। और फिर भारत के अंदर कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में। बच्चों एक बार आप नोट करके याद रखना, नोट, विश्व में ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहां पर है? तो आपको याद रखना है फ्रांस में। विश्व में ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन एकमात्र है तो कहां पर है? फ्रांस देश के अंदर लगा हुआ या फ्रांस देश के अंदर स्थापित है। तो अब आपने ज्वारीय ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया। अब हम लेते हैं बायोगैस। बायोगैस होता है वो पशु के अपशिष्ट पदार्थों, घर के सब्जियों के जो अपशिष्ट पदार्थ या रसोई के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके माध्यम से बनाए जाते हैं। अब हम लेते हैं बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतु के अवशेष, पशुओं के गोबर और रसोई अपशिष्ट को गैस से ईंधन में बदला जा सकता है, उसी को बायोगैस कहते हैं। देखो जैविक अपशिष्ट है या पशु के गोबर मल मूत्र है या रसोई के अपशिष्ट है, उनको सड़ा गला कर क्या किया जाता है? गैसीय रूप प्रदान किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोगैस। अगला बिंदु, जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित करते हैं। और जैविक अपशिष्ट होते हैं उनको विघटन करने का कार्य कौन करता है? उसके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरिया, जो उसे बायोगैस में अपघटित कर देते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन CH4, मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है बच्चों? CH4, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या है? CO2 का मिश्रण होता है। और जो बायोगैस होता है उसमें दो प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, एक तो होता है मीथेन का और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। बायोगैस का उपयोग हम खाना पकाने में, विद्युत उत्पादन में सर्वोत्तम ईंधन माना गया है। और बायोगैस हम खाना बनाने में और विद्युत उत्पादन करने में सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इसके स्थापना में खर्चा भी कम आता है और अधिक ऊर्जा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद भी उत्पादन होता है। और जब पीछे जो सड़ा हुआ जो खाद बनता है वो उर्वरक के रूप में खेतों में काम कर लिया जाता है, जिससे खेतों के उत्पादन और भूमि की उर्वरक क्षमता में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि बायोगैस के दौरान उससे बचने वाला जो अपशिष्ट भी है उपयोगी है और उससे प्राप्त होने वाली गैस भी उपयोगी है। तो दो तत्व उपयोगी मिलने के कारण इसे सर्वोत्तम प्रकार का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत भी माना गया। अब हम बच्चों बायोगैस को बनाया कैसे जाता है एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो बच्चों यहां पर ये बॉक्स होता है जिसके अंदर क्या डाली जाती है? खाद, जिसमें हम गोबर, मल मूत्र, रसोई अपशिष्ट और जैविक अपशिष्ट ये सब इसके अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ क्या डाल दिया जाता है? पानी। और इन सब को डालने के बाद इसमें क्या होता है बच्चों? ये सारा खाद क्या करने लगता है? सड़ने लगता है। क्या लगने लगता है? सड़ने। और सड़ने के दौरान इसके अंदर इस जो ये भाग है, ये जो नलिका लगी हुई है उसके अंदर से ये CO2 और CH4 ये इसके अंदर बॉक्स के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या आ गया? CH4 और CO2। और ये टैंक होता है जो गैस का, ये भर जाता है तो फिर इस नलिका के माध्यम से ये टैंक में अंदर आ जाता है गैस। क्या आ जाती है? CH4 और CO2। और फिर इसका उपयोग अन्य क्रियाओं में कर लिया जाता है। तो आपको मालूम हुआ होगा कि सर्वप्रथम एक साइड में एक बॉक्स बनाया जाता है और उस बॉक्स को किसी एक नलिका के द्वारा उस टैंक जिसमें गैस को इकट्ठा किया उससे जोड़ दिया जाता है और उस जो बॉक्स को होता है वो मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और इसको बराबर परत में लगा दिया जाता है। और फिर इसमें गोबर खाद ये सारे को सड़ाया जाता है और गैस होती है वो टैंक में आ जाती है। और इसमें जो बचा हुआ जो इसके अवशिष्ट होता है उसको उर्वरक के रूप में उपयोग करके इसको बाहर वापस निकाल लिया जाता है या निकास नली से निकाल लिया जाता है। और फिर ये जो गैस है वो करदम के अंदर आ जाती है और करदम से ये
अन्य क्रियाओं में जो बायोगैस है उसका उपयोग में ले लिया जाता है। तो आपको बच्चों मालूम हो गया है कि किस तरह बायोगैस का निर्माण किया जाता है। बायोगैस बहुत ही उपयोगी है। क्यों? इसको बनाना आसान है, इससे प्रदूषण भी कम होता है और ये किसी भी जगह पर स्थापित किए जा सकते हैं। और भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार के बायोगैस के संयंत्र स्थापित किए गए हैं। आपने बच्चों इस टॉपिक में खनिज एवं शक्ति संसाधन टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु जैसे सर्वप्रथम आपने खनिजों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसमें दो प्रकार के पढ़े थे, धात्विक और अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिज को दो भागों में बांटे थे, लो और अलो। फिर हमने अधात्विक खनिज का पढ़ा था, जिसमें ऊर्जा के स्रोत पढ़े थे या शक्ति के साधन पढ़े थे, जिसमें सर्वप्रथम था हमारा कौन सा टॉपिक? परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ऐसे ऊर्जा के स्रोत थे जो हमें अपने पूर्वजों से मिले, उसको हमने परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंदर देखा। और दूसरा था हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो हमें अपने पूर्वजों से ना मिलकर तकनीकी के माध्यम से प्राप्ति हुई है। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कोयले के जो तत्व थे जिससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। दूसरा पेट्रोलियम तत्व थे जिसे काला सोना के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया। फिर हमने प्राकृतिक गैस उसके उत्पादन के बारे में पढ़ा और उनके क्षेत्रों को जाना और उसका विस्तार से अध्ययन किया। और उसके बाद हमने जल विद्युत के बारे में देखा। ये थे हमारे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। फिर हमने लिया था गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो हमें अपने तकनीक से जब प्राप्त हुए, जिसमें से हमने सर्वप्रथम हमने लिया था सौर ऊर्जा, जिसमें सूर्य से प्राप्त होने वाले सौर को एक प्लेट के माध्यम से फोटोवोल्टाइक सेल होते हैं, उससे ऊर्जा का प्राप्त किया जाता था। फिर हमने पढ़ा था पवन ऊर्जा, जो पवन चक्कियों के माध्यम से प्राप्त की जाती थी, जो भारत में तमिलनाडु के इस प्रकार के संयंत्र स्थापित हैं। और इन सब के अध्ययन करने के बाद हम गए थे भूतापीय ऊर्जा के, जो भूमि के आंतरिक भाग के अंदर पाए जाने वाले तापमान के कारण प्राप्त होती है। और हमने देखा कि भूतापीय ऊर्जा जो हमें मैग्मा और गीजर झरने के रूप में देखने को मिलती है। उसके बाद हमने लिया महत्वपूर्ण टॉपिक, वो था ज्वारीय ऊर्जा, और इसके अलावा बायोगैस ऊर्जा, उसके बारे में हमने विस्तार के साथ अध्ययन किया। तो आपको मालूम हो गया कि खनिज या ऊर्जा संसाधन के अंदर हम इन सारे बिंदु का विश्लेषण के साथ अध्ययन किया, और साथ में हमने खनिज संरक्षण किया है उसके बारे में पढ़ा, और खनिज संरक्षण की विधियों का भी उल्लेख किया है। अब हम अगला जो टॉपिक होगा वो होगा लेसन नंबर 4, जो एग्रीकल्चर से संबंधित है, कृषि है, जिसमें हम कृषि के प्रकार है, कृषि की जो विधियां हैं, तरीके हैं, उन सब के बारे में विस्तार के साथ अध्ययन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।